नामवर सिंह एक ऐसे प्रभावशाली हिंदी आलोचक का नाम है जिन्होंने मार्क्सवाद और सौंदर्य शास्त्र के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित कर आज की हिंदी आलोचना को संपूर्ण गरिमा प्रदान की है। और यही कारण है कि आज हिंदी आलोचना की प्रगतिशील परंपरा में डॉक्टर नामवर सिंह की प्रतिष्ठा बिल्कुल निर्विवाद है। आज हिंदी आलोचना का जितना कुछ मूल्यवान और विवेक सम्मत है, उसमें नामवर जी के लिखे साहित्य का विशिष्ट स्थान है। चाहे वो कविता के नए प्रतिमान हो या दूसरी परंपरा की खोज, कहानी नई कहानी हो या आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद हो या इतिहास और आलोचना, डॉक्टर नामवर सिंह एक बेहद सुलझे हुए आलोचक के रूप में हर जगह विद्यमान है। मई 1927 को वाराणसी के जीयनपुर गांव में जन्मे नामवर जी की आरंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। सन 1951 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा सन 56 में पीएचडी की उपाधि ली। तत्पश्चात जीविकोपार्जन के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही उन्होंने अध्यापन की शुरुआत की, जहां उन्हें आचार्य प्रवर हजारी प्रसाद द्विवेदी का सतत सानिध्य प्राप्त होता रहा। इसके बाद 4 वर्षों तक जोधपुर विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने के उपरांत सन 74 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में वे प्रोफेसर हो गए। शोधार्थी के रूप में जहां एक ओर उनके शोध ग्रंथों पृथ्वीराज रासो की भाषा तथा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग की अपनी पृथक पहचान है, वहीं दूसरी ओर सर्जनात्मक लेखक के रूप में उनकी व्यक्ति व्यंजक निबंध पुस्तक बकलम खुद की भरपूर चर्चा हुई। किंतु आलोचक के रूप में उनकी पहली पहचान बनी इनकी आलोचना पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां से। छायावाद तक आते आते नामवर जी ने अपने दौर के सभी साहित्य चिंतकों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि छायावाद को समाजवादी यथार्थवादी आलोचना पद्धति से समझने की यह नितांत पहली कोशिश थी, जिसे विद्वानों ने हिंदी आलोचना साहित्य की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की संज्ञा दी। इसके बाद तो जैसे नामवर जी के नाम के साथ जुड़कर साहित्यिक उपलब्धियों का अनवरत सिलसिला ही शुरू हो गया, जिसकी सुखद परिणति हुई कविता के नए प्रतिमान के साथ, जिसे केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गहन अध्ययन, चिंतन, मनन और लेखन के प्रति सदा आग्रहशील, गुरु गंभीर किंतु प्रतीतपन्नमति, व्यंग्योक्तियों, कटाक्षों, किंवदंतियों, मुहावरों व कहावतों के अक्षय भंडार डॉक्टर नामवर सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो हर साहित्यिक गोष्ठी का रुख बरबस ही अपनी ओर मोड़ ले और अपने धारा प्रवाह सशक्त व तर्क संगत वक्तव्य से सबको भीतर तक आलोड़ित कर मंत्रमुग्ध कर दे। तो ऐसे दिग्गज और अजेय आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह से आइए करते हैं एक मुलाकात। इनसे बातचीत कर रहे हैं युवा कवि समीक्षक डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करने का यह जो मौका मिला है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आधी शताब्दी तक आलोचना में सक्रिय रहने के बाद आपको क्या लगता है कि आलोचना का जो संघर्ष आपने शुरू किया था वो पूरा हो गया है? संघर्ष की परिणति पर यह निर्भर है कि संघर्ष का परिणाम क्या हुआ। मैं तो आलोचना को सहयोगी प्रयास मानता हूँ, युद्ध नहीं मानता हूँ, और वह प्रयास अब भी जारी है जी, क्योंकि इसकी कोई मंजिल नहीं होती है जी। मंजिलें तय करते हुए आलोचना आगे बढ़ती है, और मेरा ख्याल है कि आधी शताब्दी में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिन सवालों पर कभी आम सहमति भी हुई है जी, और कभी वो सवाल खुले हुए रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई एक मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचना है। हिंदी साहित्य के अगर इतिहास को देखें, आधुनिक साहित्य में ख़ास तौर से, तो वात्स्यायन जी के बाद सबसे ज़्यादा विवादास्पद व्यक्तित्व आपका रहा है, और वो आधी शताब्दी का उसका इतिहास भी है।
तो ये जो विवाद प्रियता है, ये सार्वजनिक रूप से आपके ऊपर आरोपित है या कहीं न कहीं आपका इस विवाद प्रियता से कोई चुपचाप समझौता भी देखिए, है? ऐसा है, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ की परंपरा रही है वादे वादे जायते तत्वबोध। जी तत्वबोध के लिए वाद विवाद आवश्यक है। काव्यशास्त्र में भी आप देखें तो भरत मुनि के बाद से लेकर के भामह से जी पंडित राज जगन्नाथ तक, जिसमें बीच में आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, जी मम्मट, विश्वनाथ, तो आप देखें कि पूरा शास्त्रार्थ होता है। पूर्ववर्ती या समकालीन विचारक कुछ कहता है जी तो उसमें परिवर्तन संशोधन की गुंजाइश है और परिष्कार की आवश्यकता है। संस्कृत काव्यशास्त्र वो न होता जो आज है। जी ये 1500 वर्ष के वाद विवाद का परिणाम है। हिंदी आलोचना भी मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती से आरंभ हो करके जी रामचंद्र शुक्ल तक और उसके बाद भी जिस पीढ़ी में हम लोग आए जी तो कई मुद्दे थे। आप देखें बिहारी और देव को लेकर के लंबा विवाद चला था। जी तुलनात्मक आलोचना होनी चाहिए कि नहीं, इस पर लंबा विवाद हुआ था। शुक्ल जी की मान्यताओं को लेकर के विवाद हुआ था, छायावाद पर विवाद हुआ था, प्रेमचंद की कृतियों को लेकर विवाद हुआ था। जी इसलिए विवादों की एक लंबी परंपरा है। और प्रयोगशील नई कविता के आने के बाद प्रगतिशील और प्रयोगशील कविता के विचारों को, रूप विधान को, जीवन की समस्याओं को लेकर के जी कई सवाल उठे। इसलिए सन 50 के आसपास से, जब से मैंने होश संभाला है साहित्य में, तब से लेकर के अब तक अनेक ऐसे मुद्दे थे जिस पर गंभीर मतभेद रहे हैं और एक आम राय बनाने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए बहुत दिनों से प्रगतिशीलों के बीच और तथाकथित रूपवादी या कलावादी कहलाते हैं, जी उनके बीच, जिसको पूर्वग्रह पत्रिका जी उसके केंद्र में थी और दूसरी ओर हमारी आलोचना पत्रिका थी। अब आप देखें तो साक्षात्कार और पहल को लेकर के भी विवाद हुए हैं। जी तो इन पत्रिकाओं संस्थाओं के द्वारा विचारधाराओं का टकराव रहा है। इससे साहित्य की जीवंतता का पता चलता है। वो मुर्दा होगा साहित्य जहाँ सब लोग एक ही विचार के होंगे, जी अलग अलग ढंग से न सोचते होंगे, तो एक लीक पीटी जाती होगी। आप देखेंगे रीतिकाल में 250 वर्षों में एक लीक पीटी जाती रही और खास तरह का साहित्य लिखा गया, कोई विवाद ही नहीं हुआ। जी ज्यादा जीवंत भक्ति साहित्य था, जी जहाँ निर्गुण और सगुण में भी अनेक धाराएं थीं जी और किसी न किसी रूप में उनके बीच विवाद था। इसलिए मैं समझता हूँ कि विचारों का टकराव किसी साहित्य की जीवंतता का परिणाम है और जो जीवंत आलोचक होगा वो या तो उसकी पहल करेगा या उसमें शिरकत करेगा। मैंने पहल की, अक्सर जी कभी कभी शिरकत की, हस्तक्षेप किया, और इस कारण यदि मैं विवादास्पद बना तो ये मेरे लिए न कोई दुख की बात है, न चिंता का विषय है, और न इसको बहुत उछालने की भी ज़रूरत है। ये शताब्दी ढल रही है और आप 70 पार कर रहे हैं, तो इस समय आपके जीवन की क्या मनस्थिति है और रचना की भी क्या मनस्थिति देखिए, निराला की वो पंक्ति है ना, हमारा डूब रहा दिनमान, तो डूबे भले ही न, लेकिन अस्तमान अस्तप्राय तो है ही। शताब्दी ही न हो, हम लोग 70 को जो पार कर गए हैं वो तो ढलता हुआ है। महत्वाकांक्षाएं कोई बहुत बड़ी नहीं है। उपन्यासों पर लिखने का मतलब यह है कि मैं उपन्यासों के माध्यम से जिन चुनौतियों सामाजिक हमारे राष्ट्रीय जीवन की है, उन चुनौतियों पर विचार मुझे करना है। उपन्यास उसमें सहायक हैं। जी आलोचक रचना के माध्यम से ही अपने जीवन दर्शन का ही विवेचन करता है। इतिहास लेखन का काम फिलहाल समग्र इतिहास का मेरा कोई विचार नहीं है। इतिहास लिख के ही इतिहास नहीं बदला जाता है। इतिहास के किसी कालखंड को लेकर के, किसी एक धारा को लेकर के भी इतिहास बदला जाता है और बदला गया है। जी ऐसी कृतियां जरूर आएंगी जिससे इतिहास को बदलने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। आपके प्रति बहुत बहुत
धन्यवाद। आपको भी। डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज के अंतर्गत मुक्त चिंतक आकाशधर्मी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का वस्तुपरक मूल्यांकन किया है। प्रस्तुत है दूसरी परंपरा की खोज पर अशोक वाजपेयी के विचार। सौभाग्य से नामवर सिंह हमारे उन आलोचकों में से हैं जो दूर दराज बैठ के साहित्य का आकलन नहीं करते, बल्कि साहित्य के बीचों बीच रहकर उसमें हस्तक्षेप कर अपनी आलोचना का औचित्य ढूंढते हैं। इस तरह का हस्तक्षेप वो पिछले लगभग 4 दशकों से हिंदी में करते रहे हैं और शायद ही किसी आलोचक को ऐसी केंद्रीयता मिली हो जैसी नामवर सिंह को इस दौरान मिली। उनकी सबसे बड़ी जो हिकमत रही है वो है साहित्य के तथ्यों को बाहर के तथ्यों से जोड़कर एक नए संबंध या संवाद की स्थापना कर पाना। वो चाहे चीनी आक्रमण हो, चाहे आपातकाल हो, या कोई और सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति हो, उसको नामवर जी बहुत चतुराई से और बड़ी खूबी से साहित्यिक शिल्प और साहित्य के आंतरिक प्रश्नों से जोड़कर देखने के आदी हैं और इसमें वो ऐसी आभा लाते हैं जो कई बार कृतियों को भी एक नए आलोक में हमें दिखाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर उनकी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किसी एक लेखक पर लिखी गई उनकी एकमात्र पुस्तक है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, वो चूंकि हस्तक्षेप करने वाले आलोचक हैं, वो सीधे सीधे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आकलन करने नहीं बैठे हैं, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहाने समकालीन परिदृश्य में फिर एक तरह का हस्तक्षेप करने की चेष्टा वो करते हैं। इसलिए वो पुस्तक जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है उतना ही समकालीन विवादों पर भी है और एक उस परंपरा को प्रतिष्ठित करने का यत्न भी है जिसे नामवर सिंह लोकधर्मी और प्रगतिशील परंपरा मानते हैं और जिसे दरअसल वो हिंदी साहित्य की मुख्य परंपरा भी मानते हैं। हिंदी के सर्वमान प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह की सर्वाधिक चर्चित कृति का नाम है कविता के नए प्रतिमान, जिसमें लेखक की विश्व दृष्टि बखूबी परिलक्षित होती है। प्रस्तुत है डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी आलोचना का जो परिदृश्य है उसमें रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उनका अवदान अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह की आलोचना की एक प्रकृति यह दिखाई देती है कि वह कई बार द्वंद्वात्मक है। वो एक द्वंद्वात्मक संघर्ष में एक तरह की उत्तेजना प्राप्त करती है, प्रखरता प्राप्त करती है, पर वो महत्वपूर्ण होती है वहाँ जहाँ वे सच्चे काव्यास्वाद या सच्चे साहित्यिक आस्वाद पर टिकते हैं। यानी यही वह ज़मीन है जहाँ उनकी आलोचना में एक सर्जनात्मक ऊंचाई भी जब तक दिखाई देती है। इसलिए मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है कि एक ही आलोचक के यहाँ ये द्वंद्वात्मक चेतना भी है जिसमें अक्सर उन्हें पक्ष प्रतिपक्ष का विवेक घेरे रहता है, उसमें वो अपना सर्वोत्तम कहने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि अपनी रणनीति के अनुसार करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वे वहाँ होते हैं या सर्जनात्मक ऊंचाई वे वहीं पाते हैं जहाँ वे एक सच्चे काव्यास्वाद पर आते हैं। मैं उसे साहित्यिक आस्वाद कहूँगा। जैसे जब उन्होंने परिंदे पर लिखा होगा तो यह आस्वाद उनकी मदद कर रहा था। जब उन्होंने कविता के नए प्रतिमान जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, महत्वपूर्ण इस अर्थ में कि उसमें थोड़ा रंग बदला। इसके पहले वो इतिहास और आलोचना में एक काम कर रहे थे, छायावाद में फिर भी काव्यास्वाद के भरोसे ही छायावाद और कल्पना या स्वाधीनता का संबंध बता रहे थे। लेकिन जो नया परिदृश्य कविता में आया रघुवीर सहाय के साथ, श्रीकांत वर्मा के साथ, और नामवर सिंह ने दिल्ली में उनकी निकटता में एक नए तरह का काव्यानुशासन विकसित किया, तो उनका काव्यास्वाद कुछ नई जगहों पर पहुंचा। जैसे रघुवीर सहाय की कविता शराब के बाद का सबेरा की जब उन्होंने व्याख्या की होगी तो वो काव्यास्वाद उनकी मदद करता है। लेकिन एक ही आलोचक ये दोनों काम करता है। वो एक द्वंद्वात्मक संघर्ष में है, विचारधारा और कला के द्वंद्व से लगातार टकराता हुआ, और दूसरी वो जगह है जहाँ वो अकेला है, अपने साहित्यिक आस्वाद पर भरोसा करता हुआ। ऐसे क्षण उनके यहाँ कम आते हों पर आते हैं।
मैं अनुभव करता हूं कि दूसरी परंपरा की खोज में भी ऐसे क्षण आते हैं। उनके प्रिय आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उनके बारे में जब वे लिखते हैं, अशोक के फूल के बारे में जब वो लिखते हैं, तो उनका यह आस्वाद गुण भी दिखाई देता है आलोचना में। लेकिन ये ज़रूर है कि उसका एक परिदृश्य वो बड़ा बनाते हैं और साहित्य और इतिहास और समाजशास्त्र और विचारधारा, इन सब चीज़ों से वो जुड़ते हैं। यानी महत्वपूर्ण वे वहाँ हैं जहाँ अकेले हैं, अपने आस्वाद पर भरोसा करते हैं। ऐसे क्षण उनके यहाँ कम आए हों, लेकिन यह नहीं कि नहीं आए हैं। मसलन जब वे नागार्जुन को चुनेंगे कि नागार्जुन को पसंद करना है और उसमें पसंद के अपने कोण विकसित करेंगे, तो नागार्जुन की वो कविता भी उनके ध्यान में आएगी जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। यानी उनकी एक विशेषता यह है कि वो कई बार कवियों की ऐसी कविताओं की ओर भी जाते हैं जो पहले पहचानी नहीं गई हैं, और मेरा ख्याल है कि ये पहचान कभी कभी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि उनका स्वभाव यह है कि वो एक बड़ा काव्यशास्त्र जो पहले रहा है उसमें से कुछ तत्व निकालते हैं, लेकिन उसे अपने समय में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कविता के नए प्रतिमान में तो ये हुआ कि वो नई समीक्षा की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। विसंगति, विडंबना, तनाव सब जानते हैं कि नई समीक्षा के शब्द हैं, लेकिन उन्होंने उन शब्दों का उपयोग जब किया तो उनके मन में ध्वनि, वक्रोक्ति और दूसरे सारे संस्कृत काव्यशास्त्र के तत्व भी थे। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध हैं। डॉक्टर नामवर सिंह की इस अवधारणा को कि नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी, समकालीन काव्य का बिल्कुल सही मूल्यांकन कहा जा सकता है। इतिहास और आलोचना जैसे श्रेष्ठ व विचारपूर्ण निबंधों में डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि निखर कर सामने आई है। निस्संदेह इन निबंधों का लेखक मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से अपनी व्यापक सहमति भी व्यक्त कर रहा होता है। किसी भी आलोचक के लिए, विशेषकर कविता के आलोचक के लिए, कवि हृदय होना अत्यावश्यक है। डॉक्टर नामवर सिंह की कवि व्यक्तित्व का अनुमान उनकी बिंबधर्मी श्रेष्ठ कविताओं से लगाया जा सकता है। ये बात दूसरी है कि उन्होंने अब कविता लिखनी बंद कर दी और कविता के पक्षधरों में अपने को आसनस्थ कर लिया है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर नामवर सिंह की एक भूली बिसरी कविता अजित कुमार से। कम लोग इस बात को जानते हैं कि नामवर जी ने अपना लेखन कविता से आरंभ किया था। मैं उनकी एक कविता सुना रहा हूँ, इस उम्मीद से कि वे कविता में वापस लौटेंगे और जिस तरह उन्होंने बहुत सी धारणाओं को चुनौती दी है, इस धारणा को भी चुनौती देंगे कि असफल कवि आलोचक हो जाता है। नामवर जी की कविता है फागुनी शाम। फागुनी शाम, अंगूरी उजास, बतास में जंगली गंध का डूबना, ऐंठती पीर में दूर बराह से जंगलों के सुनसान का कूथना, बेघर बेपहचान दो राहियों का नतशीश न देखना पूछना, शाल की पंक्तियों वाली निचाट सी राह में घूमना घूमना घूमना। अपनी हथेलियों का आधार व आड़ देकर जिन्होंने नन्हे चिरागों को सदा प्रज्वलित रखा और नई से नई पीढ़ी की नई से नई प्रतिभा से अपने को जोड़कर जिन्होंने आज भी अपने आप को समसामयिक बनाए रखा, वे हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो ऐसे युग सृष्टा हिंदी साहित्य के कालजयी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के शतायु होने की मंगल कामना के साथ उन्हें सादर नमन, शत शत प्रणाम।